दोस्तों, जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो मैं चैप्टर वाइज सेमेस्टर वाइज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए रोज़ एक बना करके ले करके आ रहा था, तो दोस्तों उसी कड़ी में ये अगला वीडियो ले करके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसमें इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे प्रतिरोध पे, प्रतिरोध के नियम, तापमान का प्रतिरोध पर प्रभाव, तापमान का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, चालकता, विशिष्ट चालकता, सापेक्ष चालकता और सर्वोत्तम चालकता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और कन्फ्यूज़न से बड़े भरे हुए ये चीज़ें हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देती होंगी कि वास्तव में ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन विषयों को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझेंगे, ताकि भविष्य के लिए कभी भी आपको अगर ये टॉपिक कभी भी आपके सामने आएगा तो निश्चित ही आप आसानी से इन टॉपिकों को समझ जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप कभी भी इन टॉपिकों पे कंफ्यूज नहीं होंगे। और एग्ज़ाम में और थ्योरी का जब भी आप एग्ज़ाम देंगे या किसी वैकेंसी का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर आप निश्चित ही आसानी से इन क्वेश्चनों को आप हल कर लेंगे। तो वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो वॉच करिएगा, तो निश्चित ही आपको ये सारे टॉपिक विस्तार से समझ में आ जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो ये हमारा टॉपिक है प्रतिरोध। ठीक है, यह किसी वस्तु या पदार्थ द्वारा करंट के रास्ते में डाली गई रुकावट है। ठीक है, मान लीजिए यह एक चालक है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए यह एक चालक है, इस चालक में करंट का फ्लो हो रहा है या वोल्टेज का फ्लो हो रहा है। इसमें अगर ये आदर्श चालक है, ठीक है, आदर्श चालक है कि मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होगा, तब तो कोई बात ही नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह आदर्श चालक अगर नहीं है तो अगर इसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा है तो निश्चित बात है इसमें कोई ना कोई भी धातु हो, लोहा हो, तांबा हो, चांदी हो, कोई भी धातु हो, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो ज़रूर होगा। और यह रेजिस्टेंस जो होगा यह विद्युत धारा के प्रवाह में, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ये सर्किट है पूरी, मान लीजिए ये हमारी सर्किट हो गई। ठीक है, यहाँ से न्यूट्रल आ रहा है और यहाँ से फेस आ रहा है। तो इस देखिए सर्किट क्या होती है, सर्किट में यहाँ से लेकर के जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब जितना वोल्टेज या जितना करंट या जो भी चीज़ें हैं, जितना यहाँ से फ्लो होगी, प्रवाहित होगी, वो पूरी की पूरी यहाँ पहुँचती है तो ही सर्किट पूरी होगी। अगर बीच में कहीं ब्रेक हो रहा है तो सर्किट पूरी नहीं होगी। ठीक है, सर्किट उसी को कहते हैं कि जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी कंटिन्यूटी हो तो ही सर्किट होगी। ठीक है, तो अब इसका एक रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, तो यही रेजिस्टेंस जो होता है यही विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, यही रुकावट जो होगी उसी से वोल्टेज ड्रॉप होता है, और जब ये वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उसी को हम वोल्टेज ड्रॉप भी बोलते हैं। मतलब वोल्टेज ड्रॉप बिना रेजिस्टेंस के नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों प्रतिरोध कि या किसी वस्तु या पदार्थ द्वारा करंट के रास्ते में डाली गई रुकावट। मान लीजिए लोहा है या किसी भी चीज़ का ये पदार्थ है, तो इसके रास्ते में जो भी रुकावट आएगी उसी को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसे कैपिटल आर द्वारा लिखा जाता है, इसकी इकाई ओम होती है, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये हुआ रेजिस्टेंस। इसके बाद अब आगे हम बात करते हैं ओम का नियम पर। हम बात करते हैं क्या है कि चालक का प्रतिरोध लंबाई के सीधे अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, जो चालक का प्रतिरोध होगा वो लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, अर्थात जो होता है लंबाई बढ़ने से बढ़ता है और लंबाई के कम होने से कम होता है। मान लीजिए हमारा ये एक तार है। ठीक है, इसको यदि हम खींच करके लंबा करके यहाँ तक कर दें, ठीक है, यही इतना ही बड़ा तार है, कहीं से दूसरा तार न लाएं, बस इसी तार को हम खींचें और या इसको खींच करके हम यहाँ तक कर दें, तो
अब चूंकि तार वही है हमारा, बस इसकी लंबाई हमने बढ़ा दी है, तो लंबाई बढ़ने से इस तार का जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और लंबाई के कम होने से कम होता है। अगर मान लीजिए सेम यही तार है, इस तार को मान लीजिए यही ये तार है, इस तार को हम ठोक पीट करके इसको हम आधा कर दें, यहाँ तक कर दें, मतलब इतना बड़ा केवल कर दें, तो क्या होगा, इस तार का रेजिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा। मतलब जितना ही ज़्यादा हम लंबा करेंगे, उसी तार को सेम जितना तार है उस तार को खींच करके और लंबा कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और उसी तार को छोटा हम यदि कर देंगे तो उस तार का रेजिस्टेंस जो है हमारा वो कम हो जाएगा। तो वही चीज़ ये बोल रहा था, मतलब चालक की लंबाई अगर बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और अगर चालक की लंबाई उसी सेम चालक की लंबाई अगर कम होगी तो चालक का प्रतिरोध कम हो जाएगा। इसीलिए R प्रोपोर्शनल टू L होता है, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, जो कि L है वो चालक की लंबाई होती है। इसके बाद अगला है हमारे पास कि चालक का प्रतिरोध काट क्षेत्रफल के उल्टे अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए काट क्षेत्रफल क्या होता है, अनुप्रस्थ काट या काट क्षेत्रफल, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए अनुप्रस्थ काट और काट क्षेत्रफल क्या होता है कि देखिए मान लीजिए ये एक तार है, ठीक है, इस तार की एक मोटाई होगी, ये देखिए ये एक मोटाई है, ठीक है, मान लीजिए ये तार इतना मोटा है, तो इसका एक ये सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है यही इसकी अनुप्रस्थ काट होती है। मतलब कितना ये मोटा है तार, मतलब सेंटर से कितना मोटा है। ठीक है, तो यही चीज़ समझ लीजिए कि चालक का प्रतिरोध काट क्षेत्रफल के उल्टे अनुपात में बढ़ता है, अर्थात चालक का काट क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध कम होता है। मतलब सीधी बात समझ लीजिए कि मान लीजिए ये एक तार है, इस तार को अगर हम मोटा कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और यदि इसी तार को हम खींच करके लंबा कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सीधी बात समझ लीजिए, अगर इसकी ये मोटा होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और ये यदि ये लंबा होगा तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर इसका हम एग्जांपल लें तो देखिए जैसे कि हमारे जो ट्रांसफार्मर से जो लाइन निकलती है, तो देखते होंगे आप कि 300 mm की केबल होती है। ठीक है, 300 mm 400 mm की केबल होती है, तो ये काफ़ी मोटी होती है, इसीलिए हम मोटा रखते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए हम इस तार को हम मोटा रखते हैं। ठीक है, तो ये बात ये आपको समझ में आ गया होगा कि चालक का प्रतिरोध काट क्षेत्रफल के उल्टे अनुपात में होता है। मतलब अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अर्थात चालक का काट क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध कम होता है और काट क्षेत्रफल के घटने से बढ़ता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो आपकी समझ में आ रहा होगा, तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। आपके लाइक करने से दोस्तों हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, अगली वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के हम लाइक का टारगेट 200 लाइक का रखते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप इस लाइक के टारगेट को पूरा कर दोगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे अब इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगी जो कि आपके लिए काफ़ी कन्फ्यूज़न जो टॉपिकों पर होगा है, उन टॉपिकों का जो कन्फ्यूज़न है मैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर जो आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँगा। आप लोगों के कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि आपको किन किन टॉपिकों पर वीडियो चाहिए, तो मैं आपको उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूँगा। यदि किसी चालक से बने तार का काट क्षेत्रफल दुगना कर दें, मतलब इसी नियम में यह है कि यदि किसी धातु से बने तार, मतलब कोई भी धातु हो, उसे जो तार है उसका काट क्षेत्रफल अगर हम दुगना कर दें, मान लीजिए कि एक तार है हमारा, उसका जो काट क्षेत्रफल है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, या 2 mm है, ठीक है, दुगना कर दें। अब ये 2 mm है तो इसको हम दुगना कर देंगे तो 4 mm हो जाएगा। ठीक है, तो कर दें, वह लंबाई समान रहे, मतलब लंबाई ये मान लीजिए ये सेम ही रहे, बस इसका जो क्षेत्रफल है
मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हम दुगना कर दें, समान रखें, तो उसकी रेजिस्टेंस आधी रह जाएगी। तो इसकी रेजिस्टेंस जो होगी, मान लीजिए ये 1 मीटर का तार है, ठीक है, 1 मीटर का तार है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 2 mm है, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसी को अगर हम 4 mm का क्रॉस सेक्शन एरिया कर दें, बस इसका क्यों क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएं और तार की लंबाई सेम रहे, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आधा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए R प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है, मतलब A जो है वो काट क्षेत्रफल होगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो चालक का प्रतिरोध होता है वो चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, मतलब कि प्रत्येक पदार्थ के अणुओं की बनावट अलग अलग होती है। मतलब सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, तांबा है, इन सब की जो अणुओं, ये जो पदार्थ हैं, इनके अणुओं की बनावट जो होगी वो अलग अलग होगी। इसलिए करंट के रास्ते में रुकावट भी अलग अलग होगी। सीधी बात है कि जब, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि जैसे हमारा लोहा है, ठीक, लोहा है, तांबा है, चांदी है, ये जो धातुएं हैं, ये सारी की सारी जो धातुएं हैं, इन सब का अपना अपना रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार से करंट के साथ व्यवहार करती हैं, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए ये करंट के मार्ग में ज़्यादा रुकावट उत्पन्न करेगी। इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो ये और कम रुकावट उत्पन्न करेगी। ये इसका रेजिस्टेंस और कम है, मतलब इन दोनों की अपेक्षा इसमें रेजिस्टेंस कम है, तो ये और कम जो है रेजिस्टेंस होगा, इसलिए और कम करंट के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगी। तो बस वही चीज़ है, चालक का प्रतिरोध पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रत्येक पदार्थ के अणुओं की बनावट अलग अलग होती है, इसलिए करंट के रास्ते में रुकावट भी अलग अलग होगी। इसे पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यही चीज़ दोस्तों पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है, कि जो अलग अलग अणुओं की बनावट होगी, इसीलिए रुकावट भी अलग अलग होगी, ठीक है। अब इसे रो अक्षर से लिखा जाता है, R प्रोपोर्शनल टू 1/A या R ρL/A, ठीक है। इसके बाद अब जो लास्ट नियम, जो ओम का नियम है कि चालक का प्रतिरोध उसके तापमान पर भी निर्भर करता है। तापमान पर भी निर्भर करता है कि मतलब गर्म है या ठंडा है, ठीक है, कैसा तापमान है उस पर भी निर्भर करता है। धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है, पर इसमें अपवाद भी है, मतलब धातुओं का जो प्रतिरोध होगा वो तापमान बढ़ने से बढ़ जाता है प्रतिरोध, पर कार्बन इसमें कुछ चीज़ें अपवाद भी रूप में हैं, जैसे कि कार्बन है, अभ्रक है, रबड़ है, इलेक्ट्रोलाइट है, इनका कम हो जाता है तापमान बढ़ने पर, ठीक है। आइए अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा तापमान का प्रतिरोध पर प्रभाव। देखिए इसमें पहला है कि शुद्ध धातुएं। शुद्ध धातुओं में क्या होता है कि शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है, ठीक है। शुद्ध धातुएं जितनी भी होती हैं उनमें अगर जो तापमान है वो अगर बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और अगर उनका जो तापमान है वो कम होता है तो उसका भी प्रतिरोध कम हो जाता है। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें शुद्ध धातुओं में, जैसे तांबा है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, लोहा है, ये सब शुद्ध धातुएं होती हैं। आगे है, अगला आता है मिश्रित धातुएं। जो मिश्रित धातुएं उसमें क्या है कि इनके प्रतिरोध पर तापमान की तुलना में बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोध पर तापमान की तुलना में बहुत कम प्रभाव पड़ता है। प्रतिरोध के अंतर की मात्रा कम व एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि ये मिश्र धातुएं हैं, इसलिए इन पर जो तापमान होता है उसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग धातु है तो उनका अलग अलग वो व्यवहार करेंगी, उनका अलग अलग से रेजिस्टेंस उसका वेरी करेगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल के रूप में अगर हम रखें तो यूरिका है, मैंगानीन है, नाइक्रोम है, तो ये सब चीज़ें मिश्रित धातुओं के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आता है इंसुलेटर व इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें क्या है कि इंसुलेटर, कार्बन व इलेक्ट्रोलाइट आदि का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से कम होता है। तापमान बढ़ने से ये उल्टा व्यवहार करते हैं कि अगर तापमान बढ़ेगा, चूँकि कंडक्टर शुद्ध धातु होंगी, उनका जो अगर तापमान बढ़ेगा तो उनका जो प्रतिरोध है वो
बढ़ जाएगा और इनका अगर तापमान बढ़ेगा तो इनका प्रतिरोध कम हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल के रूप में अगर हम रखें कि जैसे कागज़ है हमारा, तो अगर जैसे तापमान बढ़ गया तो वो क्या होगा, उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, मतलब जैसे वो जल जाएगा। ठीक है, तो इंसुलेटर या जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, मतलब जो भी चीज़ें इंसुलेटर हैं, इंसुलेटर में जैसे रबड़ आता है, कागज़ आता है, प्लास्टिक आता है, पीवीसी आता है, इनका अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो ये तुरंत इनका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है गैस। गैस में क्या होता है कि इनका तापमान बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसमें भी अगर तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस, मतलब तापमान जो होगा, गैस में भी तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, ये गैस की प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद अगला आता है चालकता। चालक या विद्युत सर्किट का वह भाग जिसे सर्किट की प्रभावी रेजिस्टेंस को पार करके करंट गुजरता है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक हमारा कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर में क्या कह रहा है कि विद्युतीय सर्किट का वह गुण जिससे सर्किट के प्रभावी रेजिस्टेंस को पार करके करंट गुजरता है, उसे चालकता कहते हैं। कि जैसे ये जो हमारा तार है, इसका एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस को, जो मान लीजिए विद्युत धारा हमने जो भी विद्युत दी, वोल्टेज दिया, ये वोल्टेज इस रेजिस्टेंस को पार करके जब गुजरेगा, ठीक है, तो ही ये चालक होगा। अगर यह वोल्टेज इसके रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाएगा तो वो चालक नहीं होगा। जैसे कि अगर इसको पार कर गया तो चालक हो गया, और अगर इसके रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया तो वो इंसुलेटर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अगर जो वोल्टेज है वो इसके रेजिस्टेंस को पार कर जाएगा तो वो इसमें चालकता आ जाएगी। ठीक है, बस वही चीज़ ये बोल भी रहा है, चालकता प्रतिरोध का विपरीत होता है। ठीक है, कि मतलब अगर इसके रेजिस्टेंस को पार कर जाएगा तो ये चालकता हो जाएगा, और अगर इसके रेजिस्टेंस को नहीं पार कर पाएगा तो वो ज़्यादा प्रतिरोध हो जाएगा, तो इंसुलेटर की तरफ हो चला जाएगा। मतलब इंसुलेटर जो होता है उसमें चालकता तो होती नहीं है। बस वही चीज़ है कि इंसुलेटर में चालकता होती नहीं है। अब देखिए, इसे कैपिटल जी से दर्शाते हैं, तो जी इजकल टू 1/r, आर इजकल टू 1/g होता है। चालकता को मापने की इकाई महो होती है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत होता है। ठीक है, अब देख लीजिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, किसी पदार्थ के इकाई घन के आमने सामने, मतलब ये कोई पदार्थ है, इसके इकाई घन, मतलब एक फलक ये हो गया और एक फलक ये हो गया। ठीक है, तो इकाई घन के आमने सामने, मतलब ये और ये दोनों आमने सामने है, ये और ये आमने सामने है। ठीक है, तो आमने सामने के तलों के मध्य के प्रतिरोध को उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब इस और इस, ये दोनों तल हो गए, इनके मध्य जो प्रतिरोध होगा, ठीक है, इनके मध्य जो प्रतिरोध होगा वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा इस पदार्थ का। ठीक है, तो अब आप समझ में आ गया होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो इसके बीच में फिर से समझ लीजिए कि कोई भी पदार्थ है, उसके घन, अगर उसकी संकल्पना अगर हम करते हैं घन के रूप में, तो उसके आमने सामने के दो जो तल हैं, इनके बीच जो प्रतिरोध होगा वही इसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। और तो ये विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। इनके आमने सामने के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। और क्या कह रहा है, विशिष्ट चालकता, तो जस्ट इसका अपोजिट, मतलब इनके बीच में जो कंडक्टिविटी होगी वही विशिष्ट चालकता हो जाएगी। विशिष्ट चालकता होगी मतलब दोनों घन के आमने सामने के जो तल होंगे इनके बीच में जो चालकता होगी वो विशिष्ट चालकता होगी, और इनके बीच में जो प्रतिरोध होगा वही विशिष्ट प्रतिरोध होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। ठीक है, अब इसे महो
मीटर में नापा जाता है। इसके आगे है दोस्तों सापेक्ष चालकता। यह वह मात्रा व संख्या है जिससे एक पदार्थ की चालकता की दूसरे पदार्थ की चालकता से तुलना की जाती है। ठीक है, तुलना अगर की जाती है एक पदार्थ की चालकता से दूसरे पदार्थ की चालकता की, तो उसे को हम सापेक्ष चालकता कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसको रखें तो देखिए, जैसे चांदी है, चांदी की जो सापेक्ष चालकता होगी वो 100 होगी। और इससे अगर हम तांबा की तुलना करते हैं, तो वो 96 होगा। ठीक है, अगर हम तांबा से अगर हम सोना की करते हैं तो इसका 74 विशिष्ट चालकता होगी। मतलब तुलना करना, चांदी के प्रति सोना की विशिष्ट चालकता 100 और 74 होगी। ठीक है, तो ये हो गई विशिष्ट चालकता। इसके बाद लास्ट आता है सर्वोत्तम चालकता। यह पदार्थ की उस अवस्था को प्रकट करता है जब इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। जब प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो वही सर्वोत्तम चालकता होगी। सीधी बात है, अगर किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा ही नहीं तो वो तो सर्वोत्तम चालक हो ही जाएगा, सुपर कंडक्टर हो जाएगा। लेकिन यह स्थिति आएगी कब? किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके तापमान के घटने से घटता है। मतलब अगर जो तापमान है वो माइनस में 273.1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो जाता है, पर यह कम होते हुए शून्य हो जाएगा। किसी भी धातु का या किसी पदार्थ का अगर तापमान को हम कम करते करते -273.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके चले आते हैं तो वह शून्य हो जाएगा, उसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा कम होते होते। माइनस मतलब ये हुआ कि -273.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है तापमान परम शून्य तापमान कहलाता है। इस तापमान पर सारी आणविक क्रियाएं जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं। मतलब कोई आणविक क्रिया होगी ही नहीं। मतलब किस टेम्परेचर पर वो परम शून्य तापमान उसका होगा, तो -273.1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने प्रतिरोध का नियम, तापमान का प्रतिरोध पर प्रभाव, चालकता, विशिष्ट चालकता, सापेक्ष चालकता और सर्वोत्तम चालकता पे हमने चर्चा किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। हम इस वीडियो का लाइक का टारगेट 200 लाइक का रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस टारगेट को पूरा कर दोगे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ही करिएगा और बगल में लगा हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि अब काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी विस्तार से मैं समझाते हुए वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाओगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।